मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिल मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रंगोली पांडे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसे मनाने का उद्देश्य ये है कि पूरे भारत देश में देशभक्ति को फैलाना। भारत देश के लोगों को और उन जाबाज सिपाहियों को ये समर्पित है जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर भारत आज का हमारा चर्चा का विषय है और इस विषय पे बातचीत करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं कुमोद कुमार जी, जो कि मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी हैं चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में। आइए मिलते हैं इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में। जैसा कि मैंने अभी कहा सर कि आज का हमारा चर्चा का विषय है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर भारत। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और आज का जो आपका विषय है वो बहुत ही समसामयिक विषय है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा जो है वो महान वस्तु है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो शिक्षा जो है हमें 3 तरह की शक्तियाँ प्रदान करती है। एक तो जानने की शक्ति, दूसरा मानने की शक्ति और तीसरा कर्म करने की शक्ति। तो अगर आप देखें तो शिक्षा से हमें 2 चीज़ हम कर पाते हैं। पहला तो ये है कि हम अपने जो समस्याओं का निदान कर सकते हैं और दूसरा है कि हम नव सृजन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा जो है वो ऐसी चीज़ है और हमारे परिवेश में ये कितना प्रासंगिक है कि हमें शिक्षा के लिए हमारे समाज में चारों तरफ से दबाव दिया जाता है। और शिक्षा, मेरे दृष्टिकोण से शिक्षा का मतलब सीखना, सीखना और सीखना है। सर, आज के समय में शिक्षा की किस तरह की उपयोगिता देखते हैं आप? देखिए, आज के समय में जो शिक्षा जो मुझे काम करती हुई नज़र आती है उसे मैं कई भागों में बांटना चाहूँगा। यह या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम शिक्षा के द्वारा कई योग्यताओं को सीख सकते हैं। तो पहला जो है वो है कि जानने के लिए सीखना, जिसके तहत हम लोग जो औपचारिक शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा है, जिसके विभिन्न रूपों से हम लोग माध्यम से हम लोग ज्ञान और कौशल को प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है वो है करने के लिए या सृजन करने के लिए सीखना, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो अनौपचारिक या व्यवहारिक शिक्षा होता है या हम ज्ञान कौशल को प्राप्त करते हैं। तो एक वो हुआ। और तीसरा जो है होता है कि हम लोग एक साथ रह करके भी सीखते हैं। जैसे अभी हर क्षेत्र में आप देखिएगा कि जैसे मैं जहाँ कार्य कर रहा हूँ तो हमारे साथ रहने वाले लोग भी जो है वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो एक तो ये हुआ। और चौथा जो है
वो स्वयं को उत्थान करने के लिए जो सीखते हैं, जो कि आप देखिएगा कि हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो स्वतः जो है वो अलग अलग विधाओं से सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज के समय में जो हम देखते हैं वो आदमी जो है स्वयं के उत्थान के लिए भी सीखते हैं और दुनिया में सार्थक योगदान देने में सक्षम रहते हैं। शिक्षा के विस्तार में कारपोरेट जगत और CSR की क्या भूमिका देखते हैं? रंगोली जी, ये बहुत ही आपका सार्थक प्रश्न है और यह प्रश्न जो है मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं जो हमारे चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में जो सेंटर फॉर CSR स्टडीज़ है, मैं उसका भी चेयरपर्सन हूँ। तो ऐसे समझिए कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा समाज है, यहाँ बहुत विविधताएं हैं और बहुत व्यापक भूभाग होने से भौगोलिक और आंचलिक चुनौतियां रहती हैं। और शिक्षा इस तरह की चीज़ है, जब तक किसी भी बच्चे को अगर मतलब उसको वो अपने से स्वयं शिक्षित नहीं हो सकता है, उसे शिक्षित करने के लिए प्रयास करना होता है। और इसमें जो है कॉरपोरेट जगत या CSR की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आप जैसा कि जानते हैं कि CSR एक्ट बनने के बाद पहले CSR जितनी भी कंपनियां थीं वो अपने मन से CSR किया करती थीं, उसे कोई जो है कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन जब CSR एक्ट बना तो CSR एक्ट बनने के बाद एक प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया कि जो भी कंपनीज हैं जो एक नियत लाभ कमाती हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है उसे सामाजिक कार्य पे खर्च करना होता है। तो वो जो है एक बड़ा जो है वो फंड जो है आज के डेट में कॉरपोरेट के द्वारा खर्च किया जाता है। तो CSR की बहुत बड़ी भूमिका है और शिक्षा जो है कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका बहुत ही प्रिय वस्तु है। इसीलिए CSR और कॉरपोरेट का शिक्षा के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। सर, वंचित समाज की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा आपने। वंचित समाज, अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े आदिवासी समाज के लिए विशेष पहल करने की ज़रूरत है। इस बार के बजट में भी अगर आप देखें तो अति पिछड़े आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो अगले 3 वर्ष के लिए है। तो सघन वन क्षेत्र में रहने वाले जो समाज के लिए शिक्षा अमृत के समान है। और इसलिए क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा वो अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसलिए वंचित समाज के शिक्षा के लिए सरकार प्रयास कर भी रही है और हमें उम्मीद है कि वो सरकार के प्रयास से बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। सर, शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही विषय पे चर्चा की है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसने छात्र के सीखने और शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को बदल दिया है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये प्रौद्योगिकी जो है वो शिक्षा में बदलाव लाई है। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के कारण एक तो हुआ है कि शैक्षणिक संसाधन जो है उस तक जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं। चूँकि अगर आप देखिएगा कि लोग कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी बैठकर और वो किसी भी तरह की शिक्षा को टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसको रीच कर सकते हैं। तो छात्र जो है अलग अलग विषयों पे ऑनलाइन चर्चाएं कर सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। तो एक तो ये होता है कि एक तो है कि जितना भी माने एजुकेशनल रिसोर्स है उस पर जो है वो रीच बढ़ गया है।
दूसरा चीज है कि जो है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन हो गया है, माने वैयक्तिक शिक्षा, जो शिक्षा है वो हो गया है। टेक्नोलॉजी के मदद से लोग, अगर आप देखिएगा कि 1 to 1 स्टूडेंट जो है, किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की, तो वो उसको टेक्नोलॉजी के मदद से वो 1 to 1 जो है मदद पा रहे हैं, और जो कि मतलब उनके एजुकेशन में आमूलचूल जो है मदद कर रहा है। तीसरा है कि शिक्षण और सीखने में वृद्धि हुई है। आज जो है जो सरकार ने जिस तरह से ऑनलाइन चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो कहीं भी सुदूर गांव में भी बैठ करके, चूँकि इंटरनेट की उपलब्धता जो है वो गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो कहीं से भी बैठ करके वो पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ों को देख सकता है, उसको जान सकता है। इतनी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी ने सहज कर दी है कि वो मतलब कोई चीज़ अगर जानना चाहें तो वो ऑनलाइन जो है वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, उसी तरीके से संचार और सहयोग में भी सुधार हुआ है। शिक्षा का वैश्वीकरण भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसलिए जो अगर आप देखिए तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, और बहुत ही जो है इसके सकारात्मक जो है वो परिणाम आए हैं। जैसा कि आपने अभी ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बताया सर, जब से कोरोना की शुरुआत हुई तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प मिला, तो ऑनलाइन पढ़ाई के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। कोरोना काल जब आया तो उसके बाद जो है ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व लोगों को पता चला, क्योंकि उस समय वो फिजिकल रूप से क्लासेस नहीं चलते थे। तो इसका एक लाभ तो ये रहा कि जो उस दरमियान भी जो है क्लासेस चले, रेगुलर चले, और इसकी लोगों को इसका लाभ पता चला कि ऑनलाइन हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के बहुत महत्व भी जो है, फ़ायदे भी इस दरमियान देखने को मिले। और नुकसान जो है उसमें मैं कहूँगा कि एक तो ये है कि ऑनलाइन में जो है पर्सनलाइज्ड 1 to 1 भी डिस्कशन होते हैं, लेकिन एक पर्सनल बैठा करके जो फीलिंग होती है वैसी नहीं रही। दूसरा चीज़ ये है कि वो एक स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा जो है बच्चों को ये देखने को मिला कि उनके आँखों पे जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखा जाए तो मैं यही मानता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का अगर लार्जली देखा जाए तो उसका लाभ ही मिला है, और नुकसान का पक्ष जो है उसे ठीक किया जा सकता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, और जो है कहीं से भी अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस को उसके ऑनलाइन के माध्यम से जो है हम जोड़ करके और बच्चों तक जो है सही ज्ञान पहुंचा पाए, तो ये हम इसका लाभ पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो मैं जानना चाहूँगी कि पहले की शिक्षा में और आज वर्तमान की शिक्षा में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। जैसा कि आपने पूछा हमसे कि पहले वाले में और अभी वाले में क्या बदलाव हुआ है, तो अभी जो सरकार ने जो बहुत सारे प्रावधान किए हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हैं और बहुत ही व्यवहारिक बदलाव हैं। और उसमें जो अगर हम आपको कुछ बिंदु पे अगर आपको बताएं तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आती है कि पहला इन्होंने जो किया वो ये किया कि सब तक जो है शिक्षा की पहुंच हो, सारे लोगों को शिक्षा मिले। अब जो अगर आप देखिएगा 2009 में जो ये 86 संविधान में जो संशोधन हुआ था उसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो ऑलरेडी 2009 में ही सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था, और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा प्रावधान जो है
मतलब बनाया गया था। लेकिन जो नई जो नीति आई, जो कि अभी के वर्तमान सरकार ने लाया, उसमें उन्होंने क्या किया कि इसे और कम करके 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है इस प्रावधान को लाया। और उसके पीछे मैं जो उनकी जो मंशा थी वो यही थी कि जो बच्चे को 6 साल नहीं 3 साल से ही स्कूली शिक्षा में डाल करके और धीरे धीरे जो है उसे परिपक्व बनाना और सर्व सुलभ शिक्षा के लिए कुछ मापदंड भी जो है अभी बनाए गए, जिसके तहत एक तो ये किया गया कि जो लक्ष्य रखा गया वो ये कि 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक मैंने 100% बच्चों को जो है वो जो है स्कूलिंग और उसको शिक्षा जो है वो दी जाए, ऐसा एक लक्ष्य जो है रखा गया। दूसरा, जो सरकार ने अपने पुराने अनुभव से देखा होगा, जिसमें कि 5वीं से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के बीच ड्रॉप आउट की जो है वो समस्या ज़्यादा रहता है कि उस बीच में जो है वो ड्रॉप आउट करते हैं। तो उसको जो है उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर भी एक विशेष ध्यान देने का एक उन्होंने जो है बनाया। तीसरा जो उन्होंने किया कि हर 30 विद्यार्थी पे जो है कैसे शिक्षक को 30:1 का रेशियो कैसे आए, उस पर भी जो है इन लोगों ने जो है नई शिक्षा नीति में इसको लाने का एक लक्ष्य रखा है। ये इसका भी प्रावधान जो है जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें है। सपोज कीजिए कि यहाँ पटना में है, किसी संस्थान के पास जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास अच्छी लाइब्रेरी है, उनके पास अच्छे ये, तो उसको कैसे साझा किया जा सके ताकि उसका जो है 2 फायदा हो, एक तो संसाधन का उपयोग भी हो सके और दूसरा एक दूसरे का जो है वो विचारों का भी आदान प्रदान हो सके। तो ये सब तरह की चीज़ें जो है वो करने का पहला ये जो हुआ। दूसरा जो है मैंने ये देखा कि समाज से जुड़ी हुई शिक्षा जो है मिले, इसकी जो है क्या कहते हैं, इसका जो है एक ध्यान रखा गया कि कैसे समाज से जुड़ी हुई। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 5वीं तक कक्षा तक में जो है वो जिसकी जो मातृभाषा है उसी के आधार पर जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि एक तो अपना जो अपनी जो कल्चरल ये है वो भी उनके उससे जुड़े हुए रहें और साथ ही उनकी मातृभाषा होने के कारण वो और सहज रूप से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी हम लोग देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हमारा कंट्री जो है वो युवा कंट्री है। और उसमें जो अगर आप देखिएगा जो निराशाजनक ये है कि जो युवाओं में जो व्यावसायिक शिक्षा का जो स्तर है वो मात्र 5% है, जबकि यही अगर आप देखिएगा अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे स्टेट में तो वहाँ 52%, 75% और 96% तक जो है युवा जो है वो व्यावसायिक ज्ञान में दक्ष हैं, जिसके कारण जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और वो मतलब तो सरकार ने जरूर सोचा होगा और इस कारण जो है जो नई शिक्षा नीति लाए और ये तय किया गया कि युवाओं को कैसे बेहतर कौशल से वो सज्जित हों, जिससे कि वो उनका जो है जीवन स्तर भी बढ़े और जो भारत जो है वो अग्रसर आगे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है अभी नए इसमें जो मैं बदलाव देख पा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग हैं क्षेत्र हैं जहाँ पर कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है और हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो दिनों दिन जो है वो सुदृढ़ होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है।
सर, बिहार में जो सरकारी स्कूलें हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है वो एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ की आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस सारी कठिनाइयों के बावजूद भी जो मैं देख पा रहा हूँ कि सरकार जो है वो बहुत ही कार्य कर रही है और स्कूलों के इसको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी हूँ और मैं अभी स्कूली शिक्षा को लेकर के एक जो यूएन एजेंसी है यूनिसेफ अपने साथ यूनिसेफ जो है एक बिहार सरकार के साथ मिलके स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना चलाती है, जिसके तहत चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान का ये दायित्व है उसे इवैल्यूएशन करने का। तो हमें स्कूलों को जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी होनी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि अभी और बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, लेकिन सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में बिहार जो है वो स्कूली शिक्षा में भी एक अच्छा कार्य करेगा। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा और मेरा युवाओं से भी यही संदेश होगा कि आज के इस प्रेजेंट इरा में अगर आप देखिए तो हमारे भारत के जो अच्छे संस्थान के जो छात्र हैं वो पूरे विश्व पर पताका लहरा रहे हैं। हमारे IITs, IIMs और इस तरीके जितने भी NIT हैं या अन्य उच्चतर संस्थाएं हैं वो बहुत ही उनकी विश्वसनीयता पूरे विश्व में जो है वो है। हमारे यहाँ के जो एम्स के स्टूडेंट हैं या हमारी शिक्षा प्रणाली से जो निकले हुए स्टूडेंट हैं उनका पूरे विश्व में जो है सम्मान है। अगर आप देखें तो विश्व की जो बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं उसको लीड जो कर रहे हैं तो भारत की का प्रतिभा है वही कर रहा है। मैं जो देख पा रहा हूँ आने वाले जो समय में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में मैं यही देख पा रहा हूँ कि हमारा भारत जो है वो सर्वोच्च स्थान पे आने वाले समय में रहने वाला है। और मैं छात्रों से जो इसको देख रहे हैं उनसे मैं यही उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा के साथ साथ आप नवाचार की ओर भी ध्यान दें, आप इनोवेशन की ओर जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है अगर हम जिस तरह से हम अभी देख पा रहे हैं हमारे यहाँ हमारे देश में जो है कितने यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं, तो ये हमारे इनोवेशन का ही नतीजा है। छात्र नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ इनोवेशन की ओर भी जाएं और पूरे विश्व में पताका लहराएं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रंगोली जी, मुझे इस कार्यक्रम में मौका देने के लिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेज सकते हैं। द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।